नमस्कार, देशहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई ड्रग्स मामले में आपको बता दें, जानकारी मिल रही है, गवाह प्रभाकर का बयान दर्ज कराया जा रहा है। मुंबई पुलिस दर्ज कर रही है बयान। ड्रग्स मामले में गवाह है प्रभाकर साइल ने समीर वानखेड़े पर 18 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए हैं। साथ ही एनसीबी पर सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने के आरोप भी लगाए हैं और अब इस वक्त उसका बयान दर्ज कराया गया है। ड्रग्स मामले में गवाह है प्रभाकर साइल ने ही समीर वानखेड़े पर 18 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए। साथ ही एनसीबी पर सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने के आरोप भी उसकी ओर से लगाए थे। ऐसे में प्रभाकर का जो बयान है वो बहुत ही अहम हो जाता है इस केस के लिए। मुंबई पुलिस दर्ज कर रही है उसका बयान। ड्रग्स मामले में एक बार फिर से हम बता दें उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभाकर साइल वही शख्स है जिसने समीर वानखेड़े पर 18 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए। प्रभाकर की ओर से आरोप लगाया गया कि ये डील हुई थी, 18 करोड़ की रिश्वत दी जानी थी इस मामले में कि आर्यन के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और उन 18 करोड़ में से समीर वानखेड़े के पास भी 8 करोड़ रुपए जाने थे। ये आरोप लगाए थे प्रभाकर ने और मुंबई पुलिस प्रभाकर का ही बयान दर्ज कर रही है। तो देश में आज का दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए बहुत अहम रहा क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में आज उनकी जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। ये कल भी जारी रहेगी। आर्यन ड्रग्स केस के बाकी अपडेट्स तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस ड्रग्स केस को लेकर एक नया ही चैप्टर खोला गया है। ये पॉलिटिकल चैप्टर है। इसमें आर्यन खान की कोई चर्चा नहीं, बल्कि मोर्चे के एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक हैं और दूसरी ओर एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े। ड्रग्स रैकेट के केस में जहां तथ्य, सबूत, जांच, बहस और फैसले की बात होनी थी, वहां एनसीबी आरोपों से आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि दूसरी ओर से जबरदस्त प्रहार शुरू हो गया। एनसीबी जैसे संस्थान पर आरोप, केंद्र सरकार पर आरोप, एनसीबी अफसर के माता पिता, बहन, जन्म, जाति, निकाह, नौकरी, सब को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिनके दामाद को समीर वानखेड़े ने 9 महीने पहले जेल भेजा था, वही नवाब मलिक रोज एक नया आरोप लगाते हैं और समीर वानखेड़े का परिवार उनकी सफाई देता है। पार्टी में आर्यन खान मिले। आर्यन के दोस्तों के पास ड्रग्स मिली। आर्यन के मोबाइल में ड्रग्स खोरी के सबूत मिले। गांजे की डिमांड और डिलीवरी की चैटिंग मिली। लेकिन पिछले हफ्ते भर से ये कहानी नए रंग में रंगती दिखी। अब नशाखोरी और ड्रग्स रैकेट के सच की तलाश पीछे छूट गई और एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े को लेकर तमाम सवाल उठाए जाने लगे। समीर वानखेड़े ने 9 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार के जिस मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स रैकेट केस में जेल पहुंचाया था, वो नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खानदान पर सवाल उठाने लगे। ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया। आज तक उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। रोज सुबह आते हैं, एक एक कुछ डाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स और उसको हमको फेस करना पड़ता है। ये आपको शोभा नहीं देता। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि नवाब मलिक को लगता है कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े मुसलमान बन गए थे, लेकिन अनुसूचित जाति को मिलने वाले फायदे उठाते रहे। हालांकि समीर वानखेड़े का परिवार हर तरह के सरकारी दस्तावेज दिखाकर ये दावा कर रहा है कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े हिंदू थे और हिंदू ही है। ये तथ्य जरूर है कि समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी और समीर वानखेड़े ने भी पहली शादी मुस्लिम महिला से ही की थी। सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की
डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। हमने कभी आपके घर की औरतों पर, आपके घर की बहनों पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है, ना ही उनके फोटो, उनकी तस्वीरें हमने लोगों को पब्लिक करके दी है, ना उन्हें कोई लाफिंग स्टॉक बनाया है सबके सामने। आज आपने हमारा मजाक उड़ाया है। हालांकि नवाब मलिक ने अभी ज्ञानदेव वानखड़े के मुसलमान बनने और समीर वानखड़े के मुसलमान धर्म मानने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिखाए हैं, लेकिन अपने घर की निजता को लेकर चिंता जरूर जताई है। हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन, कागजात निकालने की या काम कर रही है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। एक कंपनी को हायर करते हैं जो ट्रोल करने में बिजी है कि भाई इनको सिर्फ ना सुबह से उठ के तुम ट्रोल करो, इनके बारे में, इनकी माँ बहनों के बारे में सारी गंदी बातें लिखो, गालियां दो, इनके सारे बिजनेसेस पे अटैक करो, ये सारा काम चल रहा है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखड़े ने मुंबई पुलिस से नीलोफर मलिक की कॉल डिटेल्स मांगी थी, जो कि ड्रग्स केस में 8 महीने जेल काट चुके समीर खान की बीवी हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने समीर वानखड़े को वो डिटेल्स नहीं दी है। समीर वानखड़े की पत्नी सवाल उठाती हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले समीर पर 15 साल में अब अचानक क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। जब किसी का रिलेटिव अरेस्ट होता है या कुछ ऐसा होता है, तभी क्यों लगते हैं ये सारे आरोप? ये सोचने वाली बात है जनता को। हालांकि समीर वानखड़े पर एक हफ्ते से कागजी आरोप लगा रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ना तो अपनी सरकार से कोई शिकायत की है और ना ही अदालत में कोई गुहार लगाई है। एनसीबी के डीजी को जरूर चिट्ठी लिखी है। खासकर आर्यन खान के गवाह प्रभाकर के खुलासे के बाद एनसीबी ने समीर खान पर लग रहे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस बीच एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े कल से ही दिल्ली में हैं और एनसीबी के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। देवेंद्र कोलहटकर और प्रमोद शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आज से ठीक 74 साल पहले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। तब से 2019 तक जम्मू कश्मीर ने इस्लामिक आतंकवाद और खानदानी राजनीति के कई दौर देखे, लेकिन कश्मीर की तकदीर पर ग्रहण लगा रहा। 2019 में 370 की बेड़ियों से मुक्ति के बाद कश्मीर की तरक्की को पंख लगे। आज कश्मीर में डल झील पर उत्सव होता है। श्रीनगर में अमन और खुशहाली के सातों रंग बिखरे दिखते हैं, लेकिन कश्मीर की इस तकदीर पर इस्लामिक आतंकवाद, नफरत, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान परस्ती वाली राजनीति का खतरा अब भी मंडरा रहा है। इसी की एक मिसाल तब भी दिखी जब T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद कश्मीर के कॉलेज में जश्न मनाया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और फिर वो वीडियो वायरल भी कराया गया। अब उन गद्दारों पर कार्रवाई होने लगी तो पाकिस्तान परस्त राजनेता बचाव कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तरह कश्मीर भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमन की सतरंगी रोशनी और अवाम की खुशहाली हर चेहरे पर दिखती है। 7 दशकों तक जिस दिन को देखने के लिए हिंदुस्तान की जन्नत तरसती रही, वो दिन अब कश्मीर को नसीब हुआ है। 370 से मुक्ति के बाद कश्मीर में आतंकवाद की काली छाया हटाकर उम्मीदों का नया सवेरा दिख रहा है। अगर शांति हो, सुरक्षा हो और चुने हुए प्रतिनिधियों ने विकास के लिए ठान लिया हो, तो क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के पैरोल पर अपनी पॉलिटिकल दुकान चलाने वालों को कश्मीर की शांति, तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही। अपने ही मुल्क से नफरत और गद्दारी का ज्ञान जो पीढ़ियों से पढ़ाया गया है, उसकी एक तस्वीर सोमवार को श्रीनगर में भी दिखी। भारत की हार पर पाकिस्तान की जिंदाबाद करने का ये जोश कश्मीरियों के बीच छिपे जिहादी चरित्र वाले गुट की मौजूदगी का नमूना है। ये उसी मानसिकता के स्टूडेंट्स हैं जो चंद साल पहले तक दैनिक मजदूरी के खर्चे पर देश के सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते थे, और आज जब पाकिस्तानी दलालों का वो नेक्सस तोड़ डाला गया तो मौका पाकर इनका पाकिस्तान प्रेम इस तरह दिख रहा है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेडिकल छात्रों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। ये मेडिकल छात्र करण नगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सोरा में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्र हैं। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला गया, मैच खेला गया, भारत की हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। उसके बाद इन छात्रों पर यह आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। भारत की खाकर पाकिस्तान की गाने वाले उन गद्दारों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो कश्मीर के सियासी सपोले बाहर निकलने लगे। गद्दारों के बचाव में बयानबाजियां आने लगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गृह मंत्री के मन की बात की शुरुआत पाकिस्तानी जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह जैसे आरोपों में केस दर्ज हुआ है। शिक्षित नौजवान पाकिस्तान परस्त क्यों हैं, ये जानने की बजाय उन पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। जो देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ जो कानून कहता है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। ये पिछले 7 दशकों में देखा गया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता, इस्लामिक आतंकवाद की दहशत, सांप्रदायिक भेदभाव बनाए रखने के लिए कितने हथकंडे अपनाए हैं और उसकी ये कोशिश अब भी जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे पर भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान अपने सभी दूतावासों और हाई कमीशन के जरिए सेमिनार करा रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर सेल के जरिए सभी दूतावासों को फैक्स भेजे गए हैं और साथ ही स्पेशल फंड दिए गए हैं। पाकिस्तान कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े फर्जी मानवाधिकार के मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर हैशटैग क्रिएट कर उसे ट्रेंड भी कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया भर में जो कार्यक्रम प्लान किए हैं उनमें कश्मीरी अलगाववादियों को बुलाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिका में भी कैंडल विजिल प्रोटेस्ट और ट्रकों टैक्सियों पर प्रचार प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। हालांकि 370 मुक्त जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक दुनिया देख रही है। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे पर होने वाले कार्यक्रमों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खुशहाली दिखी बल्कि महाराजा हरि सिंह के योगदान को भी याद किया गया। और जब जम्मू कश्मीर की जनता ये जश्न मना रही थी तब पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी बांदीपुरा में आम कश्मीरियों पर ग्रेनेड हमला कर रहे थे। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में आज एक ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस ब्लास्ट को एक मिस्टीरियस ब्लास्ट बता रही है, लेकिन मामले की जांच शुरू कर दी गई है ये जानने के लिए कि क्या ये एक विस्फोटक था या कुछ और। कश्मीर में छिपे कश्मीरियों के दुश्मनों का बचना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने वाले जवानों का प्रण है कि हर हाथ जो कश्मीरियों के खिलाफ उठेगा वो बच नहीं सकेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अदिति त्यागी, जी मीडिया, श्रीनगर। आज कश्मीर में आजादी जैसा मुक्ति पर्व मनाया जाता है। ऐसे मौके पर बांदीपुरा में सुरक्षा बलों पर हमले के बहाने आम कश्मीरियों पर हमला कर दिया गया। एक महिला भी जख्मी हो गई। लेकिन कश्मीर में आम लोगों पर हमले का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे लेकर सुरक्षा बलों की बेहद सख्त नीति है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आज ही कहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में कश्मीर में जितने भी आम कश्मीरियों या प्रवासियों की हत्या हुई उनमें से ज्यादातर हत्यारे आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। अक्टूबर के महीने में ही टारगेटेड किलिंग की बात करें तो उसमें करीब 11 सिविलियंस की मौत हो गई। तो जो आप पॉइंट रख रहे हैं और जब जो दर्शक इसे सुन रहे होंगे तो उनके जहन में ये चल रहा होगा कि 11 लोगों की मौत हुई, तो वो दोनों कैसे अलग हैं? मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं कि टेरर वायलेंस अगर ओवरऑल फिगर्स के लिहाज से देखें तो उसमें देखें तो सिविलियन किलिंग की तादाद बहुत कम हुई है। अभी हाल में अगर इस महीने को देखें तो कुछ इंसिडेंट जरूर बढ़े हैं, मगर ओवरऑल पूरे इंसिडेंट देखें जो अभी तक पिछले 10 महीने के हैं और पिछले साल के साथ कंपेयर करें, उससे पहले के सालों के साथ कंपेयर करें तो ये गिनती बहुत नीचे है। हालांकि दुख की बात है किसी की जान जाया हो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डट के काम किया। जो भी लोग इस सिविलियंस की किलिंग में शामिल थे, अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 किलिंग में जितने लोग शामिल थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है
ये इंपॉर्टेंट डेटा है सर। जो 11 सिविलियंस की हम बात कर रहे हैं जिनकी किलिंग हुई है, आप उसमें से 8 किलिंग्स की बात कर रहे हैं, जो उनमें इन्वॉल्व थे वो न्यूट्रलाइज, उनका खात्मा हो पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस महीने के जो हमारे ऑपरेशन चले इसमें 17 लोग ऐसे मारे गए, जिनमें से 8 आतंकी ऐसे हैं जो अलग अलग सिविलियंस की किलिंग में शामिल थे, और बाकी लोग वो हैं जो किसी न किस तरीके से उनकी स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में बाकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 इंसिडेंट्स को छोड़ करके जिनमें हमें पहचान है, पता है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे हमारे ऑपरेशन जारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनको भी जो है वो उनका भी सफाया होगा। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की सिविलियन किलिंग हो, ना तो आवाम उसको किस सूरत में टॉलरेट करेगा, ना पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको टॉलरेट करेंगी। हम लोग मिल करके इसका मुकाबला कर रहे हैं। आतंकियों के सफाए पर पूरी तरह से फोकस है सुरक्षा बलों का। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी खबर की चर्चा करना जरूरी है जो सीधी आपके दिल से जुड़ी है, क्योंकि दिल का टूटना दिल पर भारी पड़ सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब अचानक कोई बुरी खबर मिलती है तो अक्सर दिल पर हाथ जाता है। कोई चक्कर खाकर गिर जाता है तो किसी को सदमा लगता है, और कहते हैं कि शायद दिमाग को भी सदमा लगता है। लेकिन सब फिल्मी ही नहीं होता, ये एक वैज्ञानिक सच भी है। एक नई रिसर्च के मुताबिक ऐसा सचमुच होता है जब इमोशनल स्ट्रेस से आपका दिल कमजोर पड़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट देखिए। दिल की सुनो, ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप सच में अपने दिल की सुनते हैं? कोई बुरी खबर सुनी, कोई हादसा हुआ, किसी का साथ छूटा या फिर दिल टूटा। इमोशनल खेल में बेचारा दिल ही उलझता है, लेकिन यह हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। ऐसा एक नई रिसर्च में सामने आया है, जिसके मुताबिक अचानक कोई बुरी खबर या ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए इंसान पहले से तैयार ना हो, तो वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, यानी दिल के मामले को हल्के में ना ले। बहुत ही अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस किसी को हो, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आमतौर पर हार्ट अटैक तब आता है जब दिल की खून पंप करने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम या फैट जम जाता है और खून की सप्लाई दिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है। किसी सदमे या तेज एक्सीडेंट या डर की स्थिति में दिल की नसों पर अचानक जोर पड़ता है, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये बीमारी 1990 के दशक में जापान में पहचान में आई थी। हार्ट अटैक नॉर्मली क्यों होता है? नॉर्मली हार्ट अटैक वो होता है जिसमें कि हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती हैं। इस कंडीशन में हार्ट की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इसमें चेस्ट पेन का कारण ये होता है जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्ज कर जाते हैं, उसकी वजह से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है और हार्ट मसल्स वीक होती हैं। इसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ब्लॉक होता है, ये इमोशनल स्ट्रेस होता है। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की स्थिति में कोई कैसे पहुंचता है? यानी जब अचानक आप कोई बुरी खबर सुनते हैं या मानसिक तनाव में होते हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर दिल पर क्या गुजर रही होती है? अलर्ट मोड में हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस में सफोकेशन लगता है, गला सूखने लग जाता है और सर में चक्कर सा लगता है या हाथ पैरों में झुनझुनी सी लगती है। नमस्कार, सीधे श्रीनगर से जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब ये काठ की हांडी बार बार इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि ये एक बार में ही जल जाती है। इसी तरह झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन शायद पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती और इसीलिए वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की काठ की हांडी को बार बार आजमाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश के बारे में आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने 27 अक्टूबर को यानी कल कश्मीर को लेकर ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इस कोशिश के तहत पाकिस्तान द्वारा अपने दूतावासों और हाई कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारत विरोधी धरना प्रदर्शन, सेमिनार और वेबिनार का आयोजन करें और झूठ फैलाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करें। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि साजिश में पाकिस्तानी फौज और ISI की मिली भगत है और इसके लिए पाकिस्तान द्वारा फंड भी जारी किया गया है।
आतंकिस्तान की सबसे नई साजिश। कश्मीर पर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार। दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारत को बदनाम करने की पाकिस्तानी चाल। फिर खुलेगी पाकिस्तान के झूठ की पोल। ये पाकिस्तान की साजिश का दस्तावेज है। ये कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का सबूत है। इसमें लिखा एक एक शब्द प्रमाण है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक पाकिस्तान कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के जरिए भारत की छवि खराब करना चाहता है। विश्व में महाशक्ति के तौर पर अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना रहे भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने ये बड़ी साजिश रची है। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान कश्मीर को ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। कश्मीर पर झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों और हाई कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी है। जी न्यूज के पास पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी वो दस्तावेज मौजूद है जो इस साजिश का खुलासा करते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने 27 अक्टूबर को अमेरिका और यूरोप के कई देशों में कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा की प्लानिंग की है। इसके तहत अलग अलग देशों में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास और हाई कमीशन धरना प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित करेंगे और इस तरह कश्मीर में मानवाधिकार हनन के पाकिस्तानी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि दुनिया की नजरों में भारत को गिराना कि भाई देखिए भारत की डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, भारत अत्याचार करता है और कश्मीर की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो पहला तो ये मुद्दा है पाकिस्तान का। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है दुनिया में बातें करके अपने देश के अंदर अपनी आवाम को रीअश्योर करना कि देखो मैं कश्मीर के मुद्दे पे दुनिया में हम ये उठा रहे हैं। विदेशों में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार के कश्मीर सेल की हाल में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में इस बात की रणनीति बनाई गई कि ब्लैक डे के बहाने किस तरीके से कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान शुरू किया जाए। पाकिस्तान हर साल 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाता है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने सभी दूतावासों को फैक्स मैसेज के जरिए कार्यक्रमों की लिस्ट भेजी है और इसके लिए खास फंड भी मुहैया करवाया गया है। पाकिस्तान में आम लोग गरीबी, महंगाई, बेकारी और अशिक्षा की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार को उनकी सुध नहीं है। पाकिस्तानी फौज के इशारों पर काम कर रही इमरान खान सरकार के पास अपने गरीब आवाम की जिंदगी सुधारने के लिए फंड नहीं है, लेकिन उसने आतंकवादी और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए खजाना खोल दिया है। इमरान खान सरकार ने पाकिस्तानी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वो अलग देशों में कश्मीर पर वेबिनार और इवेंट करवाएं। इनमें भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ फर्जी मानवाधिकार हनन के मामलों को उठाने की साजिश रची गई है। इसके अलावा विदेशों में पाकिस्तानी दूतावास और उच्च आयोग भारत विरोधी धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा कश्मीर से जुड़े अलगाववादी तत्वों की मदद से इसका आयोजन किया जाएगा। भारत विरोधी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए इस्लामाबाद से फंड भी सभी पाकिस्तानी दूतावासों को भेजा गया है। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। भारत के खिलाफ ब्लैक डे के मौके पर पाकिस्तान ने विदेशों में जिस तरीके से धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार किया है, उसका स्थानीय मीडिया में बेहतर कवरेज मिले, इसकी भी पाकिस्तान ने रणनीति तैयार कर ली है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा युद्ध में सोशल मीडिया को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की संरक्षक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपनी सोशल मीडिया आर्मी का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर रही है। पाकिस्तान ने इस मौके पर कई कश्मीरी अलगाववादियों को आमंत्रित किया है, जिससे वो दुनिया को गुमराह कर सके कि दरअसल ये आम कश्मीरियों की आवाज है। इस साल 1 फरवरी को ऐसा ही एक फैक्स पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित अपने कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस को भेजा था।
इसमें कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों की मदद से भारत के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च का प्लान तैयार किया गया था। इसके साथ ही न्यूयॉर्क की टैक्सियों और गाड़ियों पर भारत के खिलाफ विज्ञापन के साथ साथ वेबिनार कराने की भी योजना तैयार की गई थी। कश्मीर पर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है दुनिया में, इसको भारत ऑलरेडी काउंटर कर रहा है, पर हमें और कॉन्टिन्यूली काउंटर करना चाहिए और कर रहे हैं हम। पाकिस्तान चाहे कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन दुनिया जानती है कि कश्मीर में आतंकवाद की आग लगाने वाला देश पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की शह पर ही आतंकवादी कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं और सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसे देकर कश्मीर में घुसपैठ करवाने की साजिश रचते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार कश्मीरी आवाम के साथ हमदर्दी का ड्रामा करती है। लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत मालूम है कि कश्मीर का मुजरिम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर भी कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में 29 साल बाद पाकिस्तानी टीम की जीत का नशा लगता है पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों के सिर चढ़ गया है। इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद ने इसे इस्लाम की जीत बताया है। तो आपको बता देते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत पर तंज कसा है। क्रिकेट के बहाने उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ना तो इमरान खान कश्मीर राग से बाज आते हैं और ना ही उन्हें खेल भावना की समझ है। सब भूल गए इमरान खान। न उन्हें कूटनीतिक शिष्टाचार याद रहा, न शब्दों की मर्यादा, न खेल भावना और सच्चाई का दामन तो उन्होंने तभी छोड़ दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात की। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. रविवार को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत पर 10 विकेट से जीत दर्ज की। सऊदी अरब दौरे पर गए इमरान खान ने एक कार्यक्रम में इसे लेकर भारत पर तंज कसा। लेकिन इमरान खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्रिकेट के बहाने फिर से कश्मीर का राग अलापा। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. लगता है कि 29 साल बाद क्रिकेट विश्व कप में भारत पर पाकिस्तान की पहली जीत का नशा इमरान खान पर चढ़ गया है। शायद इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर खेली और उसने एक तरफा मुकाबले में जीत भी हासिल की। लेकिन इमरान खान भूल गए कि इस जीत के लिए पाकिस्तान 3 दशक से तरस रहा था। इमरान खान को यह भी याद नहीं रहा कि इससे पहले लगातार विश्व कप के 12 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को पीटा है और आगे भी अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तो जीतेगा हिंदुस्तान ही। लेकिन पाकिस्तान की एक जीत से इमरान खान घमंड में चूर हो गए हैं और भारत पर तंज कस रहे हैं, वो भी कश्मीर को लेकर। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. And if like two civilized neighbors, we can resolve this issue. And it's all about human rights and the right of the people of Kashmir for the self-determination. इमरान खान से पहले उनकी कैबिनेट के गृह मंत्री शेख राशिद भी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत को लेकर बेतुका और मूर्खता भरा बयान दे चुके हैं। शेख राशिद ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत को इस्लाम की फतह बता दी।
मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। इमरान खान के इस बयान से कश्मीर पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर जाहिर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 में यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही कहा कि विपक्ष हिंदू समाज को जाति के नाम पर बांटता है। सीएम योगी ने ये बातें डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही है। आइए आपको दिखाते हैं सीएम योगी के इंटरव्यू का एक अंश। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन के तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है सबसे प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना। ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है। इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहां की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.